चलिए द्विवेदी जी। ठीक है सर। मुझे लग रहा है कि अभी हैंड रेजिंग की थी अंकित राज जी ने। अंकित राज शायद कुछ बुलवाइए। तो अजीत सिंह राय बैठे। हाँ, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ अंकित राय जी को कि अगर कुछ पूछना है तो आप पूछें, फिर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। ये पनीर तलना है। अंकित राज जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। आपकी हैंड रेजिंग हुई थी, कुछ पूछना था क्या शायद आपको? जी पूछना नहीं था, बस ये कहना था कि राइट टू डिसेंट एक बेसिक चीज है। अगर शिक्षकों में बहुत गंभीर समस्या है और डिसेंट एक्सप्रेस किया गया है, तो आशा है कि संत राज सिंह जी भी इसको महसूस करते होंगे कि ये उठा जाना चाहिए। और गवर्नमेंट की मैकेनिज्म में अगर इसको उठने की भी अनुमति नहीं होगी, कम से कम टीचर्स के प्लेटफॉर्म पर, हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा सिनिकल रहा एक्सप्रेशन, बावजूद इसके अगर डिसेंट उठ रहा है तो लेट द डिसेंट बी देयर, एंड इवन इफ it's been raised on the teachers platform, it should be raised properly because we are peacefully assembled here. हम लोग काफी पीसफुली ये बात कर रहे हैं, और अपनी पीड़ा को कोई अगर अभिव्यक्त कर रहा है तो उसको अभिव्यक्त करने में कोई अड़चन नहीं है, इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। हाँ सिनिसिज्म है तो चलेगा, सिनिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट। डिसेंट कभी भी बिना सिनिसिज्म के आ ही नहीं पाता। मैं चाहूंगा कि आदरणीय महोदय जरूर डिसेंट को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये है, तभी हम समाधान की ओर बढ़ पाएंगे। थैंक यू, बस इतना ही कहना था। ओके सर। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में है श्री अजीत राज सर। आप प्रधानाचार्य सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज कन्नौज में कार्यरत हैं और आप साहित्य मरबन एवं समीक्षक हैं। सर आपका कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने वक्तव्य के द्वारा वर्तमान समाज में शिक्षक की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, उस पर आप प्रकाश डालें। धन्यवाद सर। मैं समस्त मनीषियों का सादर अभिवादन करता हूं, सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और अपनी बात अत्यंत संक्षेप में मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पूर्व आचार्यों और विद्वान वक्ताओं ने बहुत सारगर्भित और तात्विक चिंतन के स्तर पर प्रकाश डाला है तर्क सरणी के तहत, और समस्याओं वैचारिक जो टकराहट हुई उसमें कहीं न कहीं ज्योति भी फूटी है और उसी से इसका समाधान भी निकलेगा। मैं तो अपने को डबल रोल में पाता हूं, यानी जो आधा कैरियर है वो एक स्ववित्त पोषी संस्था में काम करते हुए एक डिग्री कॉलेज में राम रहीम महाविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में अध्यापन किया, और अब एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में जो दूसरा पार्ट है, 18-19 साल से हम लोग काम कर रहे हैं एक शिक्षक और एक प्रिंसिपल के रूप में। तो निश्चित रूप से समस्याओं को मैं बीच से खड़ा होकर के शायद ज्यादा देख पा रहा होऊंगा। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को कहते हैं बीच में ले चलो, और वहां से दोनों सेनाएं आमने सामने दिखाई पड़ती हैं, और शायद हकीकत या जो रियलिटी है, जो यथार्थ है या परा यथार्थ है, वह मध्यमा प्रतिपदा में ही प्रतिदर्शित हो पाता है। तो मैं देख पा रहा हूं एक और नया आयाम उभर के सामने आ रहा है। अभी करीब 2 महीने पहले मेरे पास अमेरिका से एक फोन आया, डॉक्टर सुदर्शन प्रियदर्शिनी जी, जिन्होंने 17 किताबें लिखी हैं और उनके 7 तो उपन्यास हैं और वाणी प्रकाशन जैसे प्रकाशनों से पुस्तकें आई हैं। तो एक दिल्ली से अभिनव इमरोज पत्रिका आती है जिसमें कविता बहुत पहले हमने लिखी थी, 20-25 साल पहले, नरमेध, जो प्राइवेट शिक्षक की यंत्रणा है, यातना है, उसको संबोधित वो कविता थी 9 पृष्ठ की, और उसको अभिनव इमरोज में संपादकीय से भी पहले डॉक्टर देवेंद्र बहल जी ने छापा था। तो उसको पढ़ करके, बल्कि 3 बार पढ़ने के बाद उन्होंने फोन किया था और उन्होंने कहा कि लगता है कि ये भोगे हुए यथार्थ की पीड़ा है, अनुभूतिक पीड़ा के दर्शन हुए मुझे, तो इसलिए फोन करना पड़ा। निश्चित रूप से
जो संगति और विसंगतियां हैं, जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार का रुख है, खास करके शिक्षा के संदर्भ में कभी कभी सवाल उठाया जाता है कि अभी तो नकल कराने वाले शिक्षक हैं, अगली पीढ़ी में शायद कोई ऐसा शिक्षक बचे जो बच्चों को नकल करा पाए। तो एक व्यंग्य के रूप में मैंने एक कुछ बातें लिखी थी कि हम तो ये प्राइवेट कॉलेजों के जो मैनेजर हैं या माफिया हैं, जो व्यावसायिक शिक्षा नहीं, शिक्षा का ही व्यावसायीकरण होता जा रहा है। तो मैंने लिखा था कि हम तो ये जूते की तरह रोज शिक्षक बदलते हैं, हमारे कंधों पर पैर रखकर चलते हैं, हम तो ठेले वाले और खोमचे वाले को भी प्रणाम करते चलते हैं, क्या पता कल वो हमारे महाविद्यालय का मैनेजर बन जाए। तो यह जो ये जीवन का नहीं मृत्यु का बीमा कराते हैं, हमें किस्त दर किस्त ले जाते हैं। ये जिसकी पीठ ठोकते हैं उसके रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है, ये जिसे सूंघते हैं उसकी चेतना सदा के लिए सो जाती है। तो इस तरह से जो दूसरों को प्रकाश बांटते हैं उनका जीवन खुद अंधेरे में है। ये एक पक्ष है, एक साइड है। और निश्चित रूप से यह अंतहीन यातना यानी स्नायु दौर्बल्य का शिकार यदि शिक्षक होगा तो समूचा सिस्टम आज मिठाई नहीं थी कमजोर हो जाएगा लेंगे और सामाजिक ढांचा भी, सोडा भी का अकेले लेंगे, हमारा कहीं ना कहीं जो सामाजिक ढांचा है वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं कि जो सरकारी संस्थान है, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, जो कमीशन से आए हुए लोग हैं और जो 70-80 हजार 1 लाख के लगभग वेतन उठा रहे हैं, वो कतई पढ़ाना नहीं चाहते। ये मैं नजदीक से देख रहा हूं कि जब तक उनको प्रेशराइज करके क्लास में ढकेल न दिया जाए, वहां भी वो जाकर पढ़ा रहे हैं कि बैठे हैं कि मोबाइल चला रहे हैं, पता नहीं भगवान जाने, क्योंकि राउंड लेने पर कुछ बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो कभी कभी लगता है कि सरकार ठीक कर रही है और सरकार ये करके रहेगी, क्योंकि एक उसमें और पक्ष आता है आरक्षण। आरक्षण जो योग्य नहीं है उनको आज भी 10 साल नहीं 10-10 साल 10-10 साल ये आज भी अंतहीन आरक्षण की जो स्थितियां आ रही हैं, शायद उनका एक समाधान सरकार को इसमें दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं है। जो योग्य, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो योग्य हैं वही सर्वाइव करेंगे। और स्वयं मेरा बेटा जो है प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियर है, वो बेंगलोर में, और लगभग 2.5 लाख रुपए सैलरी पा रहा, प्राइवेट सेक्टर में है, वहां आरक्षण नहीं चलता। तो शायद मैं बीच से दोनों स्थितियों को देख पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा निश्चित रूप से कि जो 6वां वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग लगा रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जितना महंगाई भत्ता लगा रहे हैं, इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, उतना भी अगर वेतन दे दें, जो प्राइवेट शिक्षक हैं, एक ही स्कूल में 3-4 हजार पाने वाले भी शिक्षक हैं और 80-90 हजार सैलरी पाने वाले भी शिक्षक हमारे ही विद्यालय में। ये जो विसंगति है और उन पर दबाव भी अधिक रहता है, न उनकी सेवा सुरक्षा है न आर्थिक सुरक्षा है। तो ये जो चीजें हैं, एक कविता में निर्भया कांड जो हुआ था उसको लेकर के मैंने कविता लिखी थी, उसकी एक पंक्तियां थी कि बाघ संरक्षण दिवस का आखिरी अभियान फिर उस हिरणी को मैं सावधान कर रहा हूं कि तू कुलाचे मत भर, नहीं तो बाघ यहां बचाए जाते हैं, हिरणी को नहीं बचाया जाता। जो कमजोर व्यक्ति है उसका संरक्षण नहीं, ये इसकी त्रासदी है कि जो आज गरीब है वो निरंतर गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो निरंतर अमीर होता जा रहा है। सरकार को सबका योगक्षेम वहन करना है, और अगर नहीं करना है तो अपना भी नहीं करना चाहिए। अपना वेतन लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, अपना वेतन, पेंशन, डबल पेंशन, सांसद हो गए, विधायक हो गए, अगर वो 2 महीने के लिए भी हो गए तो उनका पेंशन सुरक्षित हो जाता है। मिलिट्री को छोड़कर और सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं, तो राजनीति में ही क्यों वेतन और क्यों पेंशन? यहाँ यह भी एक सवाल जरूर पैदा होता है। और निश्चित रूप से तिवारी जी की एक बात से तो मैं सहमत हूं कि ये जो बेतहाशा चुनावों पर खर्च किया जाता है और चुनावी चंदों में जो भ्रष्टाचार है और तमाम ऐसी परियोजनाएं जिनमें लूटने खाने की बहुत अच्छी गुंजाइश है, प्रौढ़ शिक्षा, जिनका एक पैर कब्र में है, एक पांव, उनको तो शिक्षित कर रहे हैं,
मिड डे मील बच्चों को दिया जा रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कुपोषण के शिकार हैं, जिनकी तरफ तिवारी जी का इशारा है, क्या सरकार का कोई दायित्व तो नहीं बनता उन शिक्षकों के प्रति? हालांकि मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम शिक्षकों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो कतई नहीं होनी चाहिए। ऋषि परंपरा के हम कहीं ना कहीं वो उत्तराधिकारी हैं, तो त्याग और उत्सर्ग मूलक हमारी दृष्टि रही है, यानी हमें कुछ भी न मिले मृत्यु भोगी जरूरी नहीं कि बने, उसके बाद भी हमारा आत्मसम्मान सुरक्षित रहना चाहिए। और हम क्रिएट कर सकते हैं, हमारे भीतर क्रिटिकल और क्रिएटिव दोनों पावर है और होना चाहिए, तो हम धारा बदल सकते हैं। यह हमारे भीतर हौसला, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति के तहत संगठित शक्ति से पूरी एकात्मता से एक बार प्रहार करके और कहीं न कहीं हम सरकार को झुका सकते हैं, क्योंकि गुरु वो पूरे समाज तंत्र का जनक है। वो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार और नेता पैदा करता है, और आज वही नेता उस शिक्षक के ऊपर शासन कर रहा है। पीठ पर आसीन बैग पीठासीन अधिकारी बना दिया, भेज दिया। अरे मैं देखता हूं प्रिंसिपल डीआईएस ऑफिस के कार्यालय में जाते हैं तो क्लर्कों को नमस्ते करते हैं, क्लर्क नमस्ते नहीं ठोकता। आज ये अवमूल्यन हुआ है, यानी शिक्षक और साहित्यकार, लेखक दोनों का स्पेस समाज में सिकुड़ा है, दोनों का सम्मान क्षरित हुआ है। मानवीय क्षरण को समग्रता में अगर हम देखें तो उसी मानवीय क्षरण का या अमानवीकरण का एक हिस्सा है। शिक्षक का सम्मान गिरा है, लेकिन शिक्षक, जो अभी हमारे पूर्व आचार्य जी कह रहे थे कि गु शब्द त्वंधकार स्यात्, रू शब्दस्तन निरोधका अंधकार निरोधित्वात् गुरुनित्य विधीयते। तो गुरु वो टार्च बीरर है, मार्गदृष्टा है, उसने हमें पैदा किया, और राजनीति अगर उसी को भूल जाएगी, शिक्षक दीनहीन हो जाएगा, तो फिर हम कैसे समाज का विश्व गुरु कौन सा समाज होगा भाई? किस विश्व गुरु का हम निर्माण करने जा रहे हैं? तो निश्चित रूप से एक और नई कविता हमने लिखी थी, उसमें उसकी पंक्तियां थी कि ठेके पर शिक्षक, अब निगमीकरण हो रहा है, निगम के द्वारा शिक्षकों का इंटरव्यू होगा। ठेके पर शिक्षक, ठेके पर कर्मचारी, देश को विश्व गुरु बनाने के ठेकेदारों, क्या केवल सरकार ही रहेगी सरकारी? यहां भी तो देखना पड़ेगा, रेलवे को हम प्राइवेट सेक्टर में डाल दें, सारी चीजों को प्राइवेट सेक्टर में क्यों? कुछ मुट्ठी भर अरबपतियों के हाथ में। भारत गांवों का देश है, गांधी जी की परिभाषा में अगर कहें 80% आज भी जनता 70% गांवों में रहती है, और ये मुट्ठी भर अरबपति नीति नियंता है, ये तय करते हैं कि देश को किस दिशा में जाना चाहिए। कम से कम अभी किसानों की समस्या आई थी, तो जब किसानों की हम बात करते हैं, उनके लिए कोई बिल लेकर आते हैं, तो क्या उनके हित या कल्याण या श्रेयस की हम बात करते हैं, तो किसानों के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए था, उनके विचार नहीं लिए जाने चाहिए थे। जो सृजनात्मकता की शक्ति को, मिट्टी की सृजन शक्ति को सबसे बेहतर जानते हैं, उन किसानों को भी हमने कहीं ना कहीं, और हम भी तो किसान ही हैं, ज्ञान की खेती करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि जो किसान हैं ज्ञान के, भाषा के, वो आज आत्महत्या को प्रस्तुत हैं, और जो मल्टी कॉम्प्लेक्सेज में सेज पर सो रहे हैं कौन? जो व्यवसायी हैं शिक्षा के, शब्द के, साहित्य के, भाषा के, जो व्यापारी हैं वो सुखी हैं, और जो कृषक हैं, ज्ञान की खेती करते हैं, वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। तो इस दृष्टि, इसमें एक समीकरण और संतुलन सत्ता को, सरकार को साधना पड़ेगा, और अगर सत्ता नहीं साधती है तो मैं समझता हूं कि अपनी संगठन शक्ति के द्वारा, गांधी में संगठन शक्ति ही तो थी कि चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर, वो भी तो एक गुरु थे, आज विश्व गुरु हैं, वो विश्व गुरु की भूमिका में कहीं न कहीं है। तो हमें ऐसे शिक्षकों की तलाश करनी पड़ेगी जिनमें संगठन क्षमता हो, और समाज के जो भी शोषित वंचित तबके हैं उन सबको संगठित करके, शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और सरकारों को झुकाने या अपनी बात समझाने और मनवाने के लिए बाध्य किया जाए, क्योंकि वोट बैंक की भाषा समझते हैं, ये संख्या बल के दबाव की भाषा समझते हैं, और वह दबाव भी हम क्रिएट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो जो अवमूल्यन हुआ है शिक्षकों का, उसकी तरफ हमें निश्चित रूप से देखना पड़ेगा कि
हम एक बात और है, अभी भी जो सर्वे आए हैं, विश्व के जो शिक्षण संस्थान हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिकल से लेकर के विश्वविद्यालय हैं, उनकी तुलना में स्तरीकरण में हम कहाँ ठहरते हैं? हम बहुत नीचे खड़े हैं, हम बहुत निचले पायदान पर खड़े हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, अगर हम देखें समग्रता में। और जब इस तरह से शिक्षा को हम संरक्षण देना बंद कर देंगे, हाथ खींच लेंगे, तो और भी वो स्थिति डाउनवर्ड होगी और वो खाई की तरफ जाएगी। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब सारा टैक्स आ रहा है, यहाँ तक कि हम लोग भी टैक्स पे ही हैं, टैक्स देते हैं, बहुस्तरीय टैक्स देते हैं, कर देते हैं, इस कर का करेगी क्या सरकार? क्या केवल हवाई यात्राएं अपने निजी या राजनीतिक अर्थों में, या आखिरकार उस टैक्स का इससे ज्यादा मेडिकल और शिक्षा को छोड़ करके कौन सा बेहतर सदुपयोग सरकार करना चाहती है? तो निश्चित रूप से इस दिशा में उसको निवेश ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। और सत्ता और शिक्षक, चाणक्य की बात आई, चंद्रगुप्त का निर्माण कोई चाणक्य ही करता है। तो निश्चित रूप से अगर स्वस्थ राजनीति, इसीलिए राजनीति मूल्यहीन होती जा रही है, राजनीति का भी पतन हुआ है। आप देखें, क्षमा करेंगे, जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ लिया था एक बुढ़िया ने। उसने कहा कि देश आजाद हुआ, आपको तो प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली, मुझे क्या मिला? तो नेहरू जी ने कहा था कि आपको यही मिला कि आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकती हैं, ये लोकतंत्र है, आप जब चाहें उसे सत्ता से हटा सकते हैं। लेकिन आज का प्रधानमंत्री प्रदर्शन की परछाई से डरने लगा है। भाषिक जो संचेतना है, मर्यादा है, गरिमा है, कहीं न कहीं वो भी गिरी है। विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बनाकर भेजा जाता है, ये प्राचीन राजनीति का मूल्य बोध है। और आज अपनी ही पार्टी के जो अपने राजनीतिक गुरु हैं आडवाणी जी और इस तरह के लोगों को मार्गदर्शक मंडल बना मूक दर्शक मंडल में डाल दिया जाता है, चाहे वो अखिलेश जी के मुलायम जी हो। तो कहीं न कहीं ये जो मूल्यगत क्षरण हुआ, नैतिक लगातार ह्रास होता जा रहा, पतन तो नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से नैतिक ह्रास होता जा रहा है। जो पुरानी पीढ़ी है उसके बरक्स जो नैतिक पीढ़ी का जो वैचारिक अंतराल है, इसमें कहीं न कहीं एक संतुलन साधने की जरूरत है। और हमें अतीतगामी होने की जरूरत नहीं है, हम पीछे नहीं जा सकते, लेकिन अतीत के आईने में, इतिहास के आईने में अपने वर्तमान को परखने और अपने चेहरे को संवारने का यत्न तो हम कर ही सकते हैं। हम वर्तमान संदर्भों में ही शिक्षा का मूल्यांकन करेंगे, शिक्षक का मूल्यांकन करेंगे। किसी अमूर्त रोमांटिक भावबोध के तहत उसकी निर्मिति हम नहीं कर सकते, ना उसकी फिगर, उसकी छवि बना सकते हैं। जो यथार्थ है, कॉन्क्रीट रियलिटी है, जहां शिक्षक खड़ा है। शिक्षक निश्चित रूप से एक इंस्ट्रूमेंट है। हम लोग तो सूचना मंत्री बना दिए गए, डीआईएस ऑफिस से फोन आता है, साहब ये सूचना भिजवा दीजिए, वो सूचना भिजवा दीजिए, वो सूचना भिजवा दीजिए, और हम लोग आंख उठाकर देख ही नहीं पाते कि क्लासेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो शिक्षक से शिक्षणेतर कार्य लिए जा रहे हैं, ये भी एक विसंगति है, बहुत बड़ी विसंगति है। जो मतलब शिक्षक हो या प्रधानाचार्य भी तो आखिर आचार्य ही है पहले, बाद में वो शिक्षक है। तो इन सब विसंगतियों की तरफ हम ठीक है कहते हैं कि शिक्षक निर्माता है, गुरु है, पूरे विश्व समाज तंत्र का जनक है, लेकिन आज वो एक सरकार को लगता है कि ये उनके भीतर उत्पादकता नहीं है, प्रोडक्टिविटी इस शिक्षा की या शिक्षक की नहीं रही, इसलिए धीरे धीरे वो हाथ खींचना चाह रही है कि इससे हमको लाभ क्या है। क्योंकि आज बाजार हमारे घरों में घुस आया है। जो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के तहत जो बाजारवाद है, उसने व्यक्ति की निजता को आहत किया है, उसके मनोलोक में भी सेध लगा चुकी है, घरों में भी बाजार घुस आया है। तो यह जो मूल्य है, कहीं न कहीं जो हमारे जीवन मूल्य थे, वह कीमतों में तब्दील होते जा रहे हैं। हर चीज को अर्थतंत्र की धुरी पर पूरा विश्व घूम रहा है। तो इन सब चीजों में कहीं न कहीं जो भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनमें और आधुनिक संचेतना, दोनों के बीच एक स्वस्थ संतुलन समीकरण हमें तलाशने की जरूरत है। और दोनों का संश्लेष करके ही हम भावी पाथेय का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से हमें स्वस्थ संतुलन खोजने की आवश्यकता है, और आपने सटीक और बोधात्मक शब्दों के द्वारा, साहित्यिक स्थितियों को, शब्दों के चयन के द्वारा आपने वर्तमान शिक्षक के
की जो समस्याएं हैं, जो स्थितियां हैं, उसको प्रस्तुत किया। समाज की स्थिति को आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में है श्री अंकित राज जी। आज आप माध्यम से सहायक शिक्षक, माध्यमिक में सहायक शिक्षक हैं और आप पलामू झारखंड से हैं। सर से आग्रह है कि आप अपने वक्तव्य द्वारा आज वर्तमान समाज में शिक्षक की क्या स्थिति है, आप अपने वक्तव्य से उसको प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हैं। श्री जी अंकित जी। जी, धन्यवाद अवसर देने के लिए। मेरा सादर नमस्कार सबको। आशा करता हूं कि ये स्पष्ट कर दूं कि मुझे क्यों बीच में हैंड रेज करके इंटरप्ट करना पड़ा था। काफी अच्छी तरह से बातें हो रही थी, उसमें दो धुरी प्रकार की दिखने लगी थी, चूंकि वो विषय एक ही है और उसमें ही दो बातें आई थी। एक जो फ्रस्ट्रेशन जिसे कहा गया या एंग्स्ट जिसको कहा गया श्री संतराश जी के शब्दों में, उसकी अभिव्यक्ति हुई थी, जिस पर शायद सहमति नहीं थी श्री संतराश जी की। और मैं जहां तक समझ पाया था, उनका कहना था कि सरकार के अपने लिमिटेशंस हैं जिसके बाहर वो नहीं जा सकती और प्राइवेट प्लेयर्स को आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सरकारें प्रयास नहीं करती हैं, बावजूद इसके सरकारों की कुछ कमियां हैं, फिर भी टीचर्स को टीचर्स के फोरम पर सिनिकल नहीं होना चाहिए। And I think if I'm taking Sri Santraj ji rightly, these are the words that he had said, and that was the reason why I had to interrupt in between, and I told that, and I'm humbly submitting it to Sri Santraj Singh ji. Please do not take my words the other way around, because I am a part of the government, and therefore I do realize that the government is also doing and had been doing great jobs. I had been admiring it also. However, we've seen very recently the kind of protest and the agitations that have happened from the farmers' corner, that has just been translated in such a kind of big momentum. This movement that we've seen had not come out naturally. It has been preceded by a series of suicide of farmers. इतने बड़े फार्मर्स के सुसाइड के बाद ही इतना मूवमेंट आ पाया है। उसका कारण क्या था? फार्मर्स को अपनी बात कहीं कहने के लिए अवसर नहीं था, कहीं प्लेटफॉर्म नहीं था जहां वो इसको अभिव्यक्त करते। अगर कहीं उन्होंने किया होता तो इतने लंबे समय तक फार्मर सुसाइड की समस्या नहीं आती, जिसके कारण कि ये समस्याएं आगे बढ़ी। सो टीचर्स के साथ भी ऐसी दिक्कतें न आए कि टीचर्स भी सुसाइड करने लगे और उसके बाद हम टीचर्स की समस्या को सुनना शुरू करें, तो ये तो अपने आप में अपमान से भी घोर अपमान होगा। इनफैक्ट this would put to an end the societal the great tradition of our Vishwaguru and whatsoever the words that we used, ये तो समाप्त हो जाएगा। तो मैं इसलिए चाहता था कि श्री संतराज सिंह जी को ये निवेदन पूर्वक कहूं कि नहीं, अगर ये डिसेंट हुआ है तो इस डिसेंट को एक्सप्रेस होने दिया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, हम सुनेंगे नहीं, तो शायद इसकी समस्या का समाधान भी न खोज पाए। And I think that I have not offended him in any way, I guess so. And if I have offended him, he would really forgive me for this one. और इसके साथ अब मैं अपनी बात आगे पूरी करना चाहूंगा। चूंकि विषय काफी बड़ा है, सागर के समान, और इसमें से मुझे लगता है कि इतने बड़े विषय में से एक छोटा सा हिस्सा ही अपने लिए चुनना चाहिए जिसे मैं ठीक से बता पाऊं। तो चर्चा का आरंभ ही जो हुआ था वो शिक्षकों की भूमिका के महिमा मंडन से शुरू हुआ था, और मैं उन संबंधित वक्ता के प्रति पूरे सम्मान के साथ भी अपनी थोड़ी असहमति व्यक्त करना चाहूंगा कि ये इतना ज्यादा महिमा मंडन हमने शिक्षकों के साथ कर दिया है कि इसके साथ ऊंचे आदर्श जोड़ दिए हैं। इन ऊंचे आदर्शों के भार से वो दबता जा रहा है। इस बदलते हुए समाज में शिक्षक पर आकांक्षाओं का इतना भारी बोझ भी अब ठीक नहीं है, क्योंकि एक अतीत, जैसा कि मेरे पूर्व जो व्यक्ति कह रहे थे कि हमें अतीतगामी नहीं होना चाहिए, और ये बड़ी सही बात है।
हम पीछे जाकर के शिक्षकों को देखें और बिल्कुल वैसा करने की कोशिश करें तो शायद हम टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, हम आगे चल ही नहीं पाएंगे। हमें वर्तमान समाज में ही शिक्षक को देखना है और संभवतः इसीलिए श्री द्विवेदी जी ने आज का जो विषय चुना है वर्तमान समाज में शिक्षक चुना है। मैं अपनी चर्चा को वर्तमान समाज में शिक्षक के उस हिस्से तक सीमित करना चाहूंगा जहां स्कूली शिक्षा में शिक्षक लगे हुए हैं और वो अपनी भूमिका समाज में किस प्रकार से देखते हैं या कहाँ वो करने में अक्षम रह जाते हैं, और ऐसा क्या होना चाहिए कि उनकी भूमिका जो समाज ने तय किया है और जिसे वह स्वयं देखते हैं उसे पूरी कर सकें। तो पहली बात तो ये है कि हमारे साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गुरु ब्रह्मा डॉट 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 ब्ला 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 जुड़ा हुआ है इतना ज्यादा कि हमने अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया है, और यही कारण है कि समाज भी शिक्षकों से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखता है। खुशी की बात यह है कि जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो NEP 2020 हो या 1964-66 का एजुकेशन कमीशन हेडेड बाय डॉक्टर DS कोठारी हो, इनमें से किसी ने भी अतीत के उन महान शिक्षकों, उन महान गुरुओं के समतुल्य शिक्षकों को नहीं रखा है। जहां तक मैंने देखा है, उन्होंने समाज के एक बिल्कुल ही सामान्य सिटीजन के रूप में, सामान्य नागरिक के रूप में देखा है, जिनके कुछ सामान्य उद्देश्य हैं जिनको पूरा करना है। लोगों को साक्षर बनाना, तार्किक सोच का विकास करना, गणित और विभिन्न विषयों का ज्ञान लोगों में बढ़ाना और नई चेतना जागृत करते रहना, ये सामान्य कुछ आवश्यक लक्ष्य तय किए गए हैं। अगर कोई शिक्षक इन लक्ष्यों को पूरा करता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहा है। तो इस सीमित किए गए भूमिका को उचित मान करके ही हम चलें कि हम शिक्षकों की भूमिका इतनी ही है, और वो महान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाले को अभी थोड़ी देर के लिए, कम से कम वर्तमान समय के लिए तो हम छोड़ ही दें। बावजूद इसके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा। खुशी की बात यह है कि वो बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल हेरिटेज है हमारा, जो हमें गाइड भी करते रहता है। अब मैं कहना चाहूंगा कि विशेष करके आर्थिक समस्याएं तो हम शिक्षकों की बहुत तरह की हैं, और कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं प्रशासनिक भी हैं, जिसके विषय में श्री नारायण तिवारी जी ने बहुत विस्तार में कहा है। अन्य भी एक पत्रकार जी महोदय जो आए थे उन्होंने भी कहा, श्री मेरे पूर्व जिन्होंने कहा है उन्होंने काफी विस्तार से बताया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस विषय में मुझे अपनी ओर से और कुछ कहने की आवश्यकता है। बस इतना कहना चाहूंगा कि हाँ, उन शिक्षकों को जिनकी आर्थिक हितों की सुरक्षा प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पा रहा है, उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक प्राइवेट एम्प्लॉयर अगर किसी व्यक्ति को कोड़े मारता है तो वहां हीबियस कॉर्पस या बांध करके रखता है, तो गवर्नमेंट का हीबियस कॉर्पस हम लागू करेंगे। द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मूव द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, रिट्स फाइल कर सकता है। तो उसी तरह से अगर प्राइवेट कंसर्न्स में या वित्तविहीन शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था में अगर कोई शिक्षक हैं और उनके आर्थिक सामाजिक हितों की सुरक्षा वह ऑर्गेनाइजेशन करने में असफल है, न सिर्फ असफल है बल्कि जानबूझ करके उनकी दुर्गति किए जा रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट मस्ट इंटरफियर, इट मस्ट इंटरफियर। गवर्नमेंट को इंटरफियर करना ही चाहिए। उसमें जब तक गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनके हितों की सुरक्षा नहीं करेगी, प्राइवेट कंसर्न्स अपने आप में उनकी सुरक्षा नहीं करने वाले। And I think that this is the right place that the government must take an action to ensure that the people who are employed in private concerns as a teacher should enjoy a respectable and good life. और ये उनकी जिम्मेवारी है जिससे वो ना नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें राजनीतिक लामबंदी का सहारा लेकर के इस चीज को बुलडोज कराना होगा। ये करके दिखाना होगा कि हाँ, आप हमारे सरकार हैं। सरकार शब्द का वैसे भी इस्तेमाल किया जाता है एक रक्षक के रूप में भी, आप हमारे सरकार हैं। तो जो लोग प्राइवेट कंसर्न्स में एम्प्लॉयड हैं और जिनके आर्थिक हितों की सुरक्षा नहीं हो सकता, आप साहब उसकी गारंटी लीजिए और आप उसको तय करके दिखाएं कि आपने किया है। और अगर आप नहीं करते तो हम आपको सरकार कैसे कहेंगे? फिर आप हमारे सरकार नहीं है। तो मुझे लगता है कि
ये काम गवर्नमेंट को निश्चित रूप से करना होगा, और जिस दिशा में अब तक कोई कदम कहने योग्य या जिसकी चर्चा की जा सके बढ़ाया हुआ मुझे दिखाई नहीं देता है। क्योंकि 1964-66 में कोठारी कमीशन में भी ये बात स्पष्ट की गई थी कि द पेमेंट ऑफ अ टीचर मस्ट बी इक्वल वेदर ही इज इन प्राइवेट और इन द गवर्नमेंट सेक्टर। समान वेतन प्रणाली हर जगह होनी चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम में शिक्षण ही नहीं था, बल्कि शिक्षक का वेतन भी कॉमन तरीके से दिया जाना चाहिए था। तो हम तो 1964-66 के इंपॉर्टेंट सिफारिशों में भी अब तक काम नहीं कर पाए हैं। तो नई नीतियां भी अगर बनी हैं, उन्होंने भी कुछ बहुत नहीं किया है। इस दिशा में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। नई शिक्षा नीति 2020 ने भी 2-3 चैप्टर्स इस हिस्से पर किए हैं, जिसमें से एक संभवतः चैप्टर नंबर 15 इज कंप्लीटली डिवोटेड टू टीचर्स। उनमें टीचर का रोल क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे, उसमें प्राय वही बात रिपीट की गई है जो एनसीएफ 2005 एंड एनसीएफटीआर 2009 में की गई थी। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसका मतलब है कि हमने टीचर से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत किए हैं। ये भी कहा है कि टॉयलेट होना चाहिए, अच्छा वर्किंग कंडीशन ठीक ठाक होना चाहिए, लेकिन उनके पेमेंट और सर्विस की गारंटी की सिक्योरिटी के बारे में एक भी स्टेटमेंट नहीं है, और ये बहुत अपमानजनक है। लेकिन इस हिस्से में जैसा कि श्री संतराज सिंह जी ने कहा है कि पार्लियामेंट में क्वेश्चंस उठाए जाने चाहिए। आई थिंक आई हैव हर्ड हिम करेक्टली। उन्होंने ये ना कहा कि मैंने उठाया है, उन्होंने कहा था कि जैसा मैंने एक प्रयास किया था एक अन्य सिमिलर चीज को उठाने का, वैसे ही टीचर्स के फोरम से लेटर्स जाने चाहिए राजनेताओं के पास कि वो इन क्वेश्चंस को उठाएं। तो मुझे लगता है कि इस पर मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ स्टडी करनी होगी कि क्या ऐसे क्वेश्चंस उठाए गए हैं या नहीं, और अगर नहीं उठाए गए हैं तो हम सबको किसी न किसी माध्यम से अपने सभी रिप्रेजेंटेटिव को एक कलेक्टिव लेटर लिखा जाना चाहिए, जिसमें हम सबके सिग्नेचर्स हों कि भाई कम से कम आप इसको खुली चर्चा में ले आए। ये एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, जो कि गवर्नमेंट का अपना एक मैकेनिज्म है, उसके बियॉन्ड पर्सनलाइज काम नहीं कर सकती। वो जब भी करेगी एक तरीके से काम करेगी। तो इस पर निश्चित रूप से काम किया जाना चाहिए कि हम लोग कुछ सिग्नेचर्स के साथ, millions and millions of signatures, we must put it behind and send it to the parliament. It should be raised in the parliament in the appropriate manner, and the government will have to take a decision. It's not possible that the government will keep it in the under the carpet. It's something we can't keep it under carpet. So ये होना ही चाहिए। तो ये आर्थिक समस्याओं का समाधान 2 तरीके हैं। एक तो या तो हम लोग फार्मर से प्रेरित होकर के ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा करें, और एक दूसरा तरीका है जैसा श्री संतराज सिंह जी बता रहे थे कि पार्लियामेंट में बार बार इस इश्यू को उठाने का हम प्रयास करें रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। मैं इन दोनों को साथ साथ चलने देने की वकालत करना चाहूंगा, क्योंकि ये दोनों जब तक साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक काम नहीं होगा। इतने ही पर मैं अपने आर्थिक समस्याओं को, शिक्षकों की आर्थिक समस्याएं जो है समाज में होते हुए, उसको सीमित करना चाहूंगा। मेरी ज्यादा बातें इस विषय पर होंगी, या कहना चाहूंगा जो शिक्षकों की, 2 पल के लिए अगर हम कल्पना कर ले कि शिक्षकों की आर्थिक समस्याओं का समाधान सरकार ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉयड है उसने लगभग कर दिया या ठीक से कर दिया, क्या उस समाधान के बावजूद भी हम शिक्षक वर्तमान समय में अपनी उपादेयता, अपने रेलेवेंस को बरकरार रखने में सक्षम हैं? मेरे ख्याल है कि अब इस प्रश्न पर मुझे जरूर कुछ कहना चाहिए। तो उस दिशा में मैं कहूंगा, जैसा कि अभी मेरे पूर्व के जो वक्ता थे कह रहे थे कि गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं जिनकी सैलरी लाख रुपए के आसपास भी है, उनको भी धक्का देकर के क्लास में भेजने पर वो जाते हैं, तो भी जाकर के पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते नहीं कह सकते। एक बात इससे ये जरूर की जा सकती है कि अगर गवर्नमेंट या समाज पेमेंट की गारंटी, सर्विस सिक्योरिटी कर भी दे, तो भी हमारा मैकेनिज्म इतना योग्य नहीं है कि शिक्षकों से उनकी भूमिका हम अदा करके दिखा सकें। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट में जो टीचर्स हैं वो अपनी भूमिका ठीक से अदा करते, जो कि हमें दिखाई देता है कि उन्होंने नहीं किया है। कई स्तर पर बहुत लोगों ने किया भी है, उनका भी नाम जरूर लिया जाना चाहिए जिन्होंने किया है। इस समस्या के अतिरिक्त एक बड़ी बात है, बहुत पहले
डॉक्टर टीकमणि पटवारी जी अगर होंगी तो शायद सुन रही होंगी, उन्होंने कहा था कि बहुत बड़े हिस्से में हमारा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका एक बड़ा सा हिस्सा क्लरिकल काम का है। मैं बहुत हद तक उनसे सहमत हूं, क्योंकि मैं भी जिस विद्यालय में कार्यरत हूं वहां भी कोई क्लर्क और कोई चपरासी नहीं है। अपना टेबल साफ करने से लेकर के और ड्राफ्टिंग का सारा काम भी हम स्वयं ही करते हैं, और हम का मतलब यहाँ उन सभी शिक्षकों से है जो मेरी तरह ये काम करते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज आई है जिस पर चर्चा मैं चाहूंगा कि जरूर होनी चाहिए, कि हम में से ज्यादातर टीचर्स, चाहे पेमेंट कम मिल रहा हो या ज्यादा मिल रहा हो, ओवर वर्क बर्डन है, हमारे ऊपर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और उस वर्क में से ज्यादातर हिस्सा जो है हमारे काम का वो एक नॉन टीचिंग काम है। और नॉन टीचिंग काम का मतलब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पेपर वर्क है, वो एक ऐसा काम है जिससे विद्यार्थी को कोई सीधा लाभ नहीं पहुंचता दिखाई देता। विद्यार्थी अपने विमुक्ति की प्रक्रिया में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ता हमारे कामों से। तो सारा का सारा हमारा प्रयास जिससे विद्यार्थी अपने विमुक्तिकरण की दिशा में, अपने स्पष्ट चिंतन की दिशा में नहीं बढ़ पा रहा है, उन सारे कामों को मैं नॉन टीचिंग के ग्रेड में रखना चाहता हूं। ये है और बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो इस दिशा में एक बहुत अच्छी यूं कहूं कि एक अच्छा सा अवसर हमारे पास आया है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। And I would use the word AI further. AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने बहुत कम समझा और देखा है, और वो एकमात्र मुझे सहारा दिखाई देता है कि हमारे वर्क को इतना आसान बना सके कि हम अपना फुल फोकस बच्चों के स्वाभाविक विकास पर दे सकें। जितना पेपर वर्क है, कापियां जांचने का काम है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम, ये सारा का सारा वर्क कंप्यूटर की जो नया प्रणाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुटकियों में और हमसे ज्यादा एक्यूरेसी से कर सकता है। एक और बात, श्री संतराज सिंह जी कह रहे थे कि हमारा काम, हम शिक्षकों का काम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट प्रेजेंट करना नहीं है, और कंटेंट हमसे 1000 गुना ज्यादा एक्यूरेसी और परफेक्टनेस के साथ कंप्यूटर्स कर सकते हैं। ये बात सही है, और यही कारण है कि बहुत बार हम शिक्षकों से ज्यादा भरोसेमंद स्रोत के रूप में कंप्यूटर्स और इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई है। लेकिन इसे हमें नकारात्मक रूप में नहीं देखना है, बल्कि एआई का सुंदर उपयोग करते हुए हम अपने काम को इतना आसान बना सकें कि हमारा काम कुछ जॉयफुल हो, और हमारी जितनी जीवन ऊर्जा है, शिक्षक होने की ऊर्जा है, वो हम अपने शिक्षार्थियों पर लगा सकें। और ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत हैंडी और उपयोगी बनाने पर होगा। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर मैं यही कहूंगा कि वर्तमान समाज में शिक्षकों की भूमिका को और आसान बनाना है, ताकि वो अपना सारा समय विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विकास, उनके सुंदर चिंतन प्रक्रिया पर दे सकें। कंटेंट डिलीवरी, कंटेंट रट करके जाना, बोर्ड पर बार बार उसे लिखते रहना, मिटाते रहना, इसमें उनका समय जाया न हो, बार बार उन्हें कॉपी चेक करने के लिए स्वयं ही वक्त बर्बाद न करना पड़े। तो इसका एकमात्र उपाय है कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट पर और फ्री अगर संभव हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को अगर आयातित कर सकती है तो आयातित करें। अगर हमारे भारतीय विद्वान जो हैं उसको बना सकते हैं तो बनाएं, अपने हमारी वर्तमान समाज की आवश्यकता के अनुसार, और बनाने के बाद शिक्षकों को इजी एक्सेस उसका प्रोवाइड करें, सभी शिक्षकों तक वो आसानी से उपलब्ध हो सके। इससे